तो आज के हम क्लास में करने वाले हैं हैकमैन एंड ओल्डहम जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। सबसे पहले ये बहुत इजी है। सबसे पहले आपको जो कीवर्ड्स लर्न करने हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसिकली इसमें 5 जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। वो 5 जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी और फीडबैक। ये 5 मेन कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मतलब कोई भी जॉब के मेन ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कि कोई भी जॉब में कितनी स्किल की वैरायटी है, क्या जहाँ पे आप काम कर रहे हो वहाँ पे आपका जो टास्क है वो आइडेंटिफाई हो रहा है, टास्क आइडेंटिटी क्या है आपकी, और आपका जो टास्क है वो कितना सिग्निफिकेंट है। उसके बाद आपके ऊपर जो कंट्रोल है वो आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हो चीजों को, तो ऑटोनॉमी कितनी है और आपको फीडबैक कितना मिल रहा है। ये मेन 5 कोर जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है। 5 जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं? स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक, जो अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली आपके वर्क रिलेटेड आउटकम्स। मतलब इन पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स से ये डिसाइड होगा कि आपका आउटकम कैसा है वर्क को लेके। मतलब आप कितने मोटिवेटेड हो, सेटिस्फाइड हो, आपकी परफॉर्मेंस कैसी है, एब्सेंटीज्म कितनी है और टर्नओवर कितनी है। मतलब अगर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे हैं, आप सेटिस्फाइड हो, तो आपकी मोटिवेशन क्या होगी? हाई होगी, सेटिस्फैक्शन भी हाई होगी, परफॉर्मेंस भी हाई होगी। और लोग जो एब्सेंट हो रहे हैं या जो टर्नओवर है वो सब कम होगा। ठीक है। और इससे ये तीनों चीजें थ्रू थ्री फिजियोलॉजिकल स्टेट्स आप ये सारी आउटकम्स अचीव कर पाओगे। इसमें आपका क्या होगा? एक्सपीरियंस मीनिंगफुलनेस होगी, एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स होगी। ये मेन कीवर्ड्स हैं हैकमैन एंड ओल्डहम जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल्स के। तो हमें मेन तो 5 जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए: स्किल वैरायटी, टास्क आइडेंटिटी, टास्क सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी और फीडबैक। इससे आपकी जो आउटकम्स आएंगी वो क्या है? मोटिवेशन, सेटिस्फैक्शन, इफेक्टिवनेस, लो टर्नओवर, लो एब्सेंटिज्म, ये सारी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद ये होगा आपकी जो साइकोलॉजिकल स्टेट्स हैं उनके थ्रू, जिसमें आप मीनिंगफुल देखोगे, आपको लगेगा कि जो आप काम कर रहे हो वो वाकई में मीनिंगफुल है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपीरियंस करोगे और नॉलेज भी आपके पास होगी। हमें इसमें तीनों मॉडरेटर्स के नाम भी याद होने चाहिए जो ये सब करने में हमारी हेल्प करते हैं, जो इन सबको लिंकअप करते हैं। तो मॉडरेटर्स क्या है? नॉलेज एंड स्किल, ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ एंड कंटेक्स्ट सेटिस्फैक्शन। ये तीनों मॉडरेटर्स हमें लर्न करके जाने हैं। ठीक है। और इससे जो ये वाली थ्योरी है ना, ये जो मॉडल है हैकमैन एंड ओल्डहम जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल, इससे हम निकालते हैं एमपीएस। एमपीएस क्या है? मोटिवेटिंग पोटेंशियल स्कोर। मतलब हम निकाल सकते हैं कि कोई भी पर्सन है वो कितना मोटिवेटिंग है, स्कोर निकाल सकते हैं। तो स्कोर निकालने का ये फॉर्मूला है। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, ये स्कोर हमें बताता क्या है? ये स्कोर हमें बताता है इंडेक्स ऑफ द डिग्री टू विच अ जॉब हैज ओवरऑल हाई स्टैंडिंग ऑन पर्सन डिग्री ऑफ मोटिवेशन। मतलब कोई भी पर्सन अपनी जॉब से कितने एक्सटेंड तक मोटिवेटेड है। तो देखो, जो फर्स्ट मैंने आपको 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, उन सबको एड अप करके हम डिवाइड बाय 3 करेंगे। मतलब इन तीनों का हम क्या निकाल लेंगे? एवरेज। स्किल वैरायटी प्लस टास्क आइडेंटिटी प्लस टास्क सिग्निफिकेंस अपॉन 3। उसके बाद इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑटोनॉमी और फीडबैक के साथ। ठीक है। ये है हमारी थ्योरी और मॉडल हैकमैन एंड ओल्डहम जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल। तो ये साथ में नेम अटैच हो गया ना, जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स मॉडल, तो आपको तुरंत याद आना चाहिए कि जॉब कैरेक्टरिस्टिक्स की हम इसमें बात कर रहे हैं। ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट मॉडल है पॉटर एंड लॉलर मॉडल ऑफ मोटिवेशन। पॉटर एंड लॉलर मॉडल ऑफ मोटिवेशन। जो ये वाला मॉडल है ना, ये किसने दिया है? लेमन पॉटर और एडवर्ड लॉलर ने। इसमें मेनली 4 एजम्पशंस मानी गई हैं। 4 एजम्पशंस क्या मानी गई हैं? ये एक तरह का मल्टीवैरिएट मॉडल है। मतलब बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो हम रैशनल कंसीडर करेंगे, मतलब वो कॉन्शियस डिसीजंस ले रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल की अपनी अपनी डाइवर्स नीड्स हैं और इंडिविजुअल के पास अलग अलग ऑप्शंस होते हैं बिहेव करने के, तो इंडिविजुअल उन ऑल्टरनेटिव्स में से सिलेक्ट करता है। जब भी आपको आ जाए ना पॉटर एंड लॉलर मॉडल, तो आपके तुरंत माइंड में ये चीज स्ट्राइक करनी चाहिए कि जो पॉटर एंड लॉलर मॉडल है या थ्योरी है, ये एक तरह से इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का। मैंने आपको व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी लास्ट वीडियोस में करवाई है, जिसमें मैंने आपको बताया कि जो व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है वो बोलती है कि जो हमारी एक्सपेक्टेंसी इंटू वैलेंस इंटू जो हमने वो किया था ना, एक्सपेक्टेंसी और इंस्ट्रूमेंटेलिटी और बैलेंस, तीनों को हम मल्टीप्लाई करके निकालते थे मोटिवेशन, उस पे ही बेस्ड है, उसका ही इम्प्रोवाइज्ड वर्जन है। देखो, अब जो पॉटर एंड लॉलर मॉडल है, इसमें सबसे पहले एफर्ट डालोगे आप, एफर्ट हो गया, और उसके बाद जो वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड है दैट इज लाइक अ बैलेंस। जैसे हमने जो बैलेंस किया था रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में, जो वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड है वो बैलेंस ही है एक तरह से। उसके बाद प्रिसीव्ड एफर्ट एंड रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, ये आपका इंस्ट्रूमेंटेलिटी हो गया और साथ में ही एक्सपेक्टेंसी हो गया।
ठीक है। जब ये सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे, आप एफर्ट डालोगे, जब आप एफर्ट डालोगे देन आपकी परफॉर्मेंस, आप परफॉर्म करोगे एफर्ट्स के अकॉर्डिंग। तो जब आप परफॉर्म करोगे आपको बहुत सारे एक्सट्रिंसिक अवार्ड्स भी मिलेंगे और इंट्रिंसिक अवार्ड्स भी मिलेंगे। एट लास्ट आपको क्या मिलेगी, सेटिस्फैक्शन विच विल बी द कॉज ऑफ योर मोटिवेशन। तो इसमें ये मॉडल ये प्रिडिक्ट करता है कि जो सेटिस्फैक्शन है वो मिलती है आपको इक्विटी ऑफ इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स से। ठीक है। इसमें रोल परसेप्शन एंड एबिलिटीज एंड ट्रेड्स भी बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ठीक है। पॉटर एंड लोलर मॉडल ऑफ मोटिवेशन में 4 assumptions हैं, लीमैन, पोर्टर और एडवर्ड लॉलर ने दी हैं। ये एक तरह से इम्प्रूव्ड वर्जन है व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी का। तो एफर्ट में हम बेसिकली 2 चीजें कंसीडर करते हैं, एक तो वैल्यू ऑफ रिवॉर्ड, एक परसेप्शन ऑफ एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी। तो जो ये एफर्ट ऑफ रिवॉर्ड है ये व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की बैलेंस की तरह है, और जो ये वाला है परसेप्शन ऑफ एफर्ट रिवॉर्ड प्रोबेबिलिटी, ये व्रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी की जो एक्सपेक्टेंसी है और इंस्ट्रूमेंटेलिटी है उसके लिए हम वो सेम चीज मान सकते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस आ गया, देन सेटिस्फैक्शन आ गया। ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, होथ्रोन इफेक्ट। होथ्रोन इफेक्ट में आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करती हूँ कि आप तब ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे जब आपको कोई ऑब्जर्व कर रहा होगा काम करते हुए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ऑब्जर्वेशन नहीं है तो लोग कुछ भी करते रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। अब ऑब्जर्वेशन है ना तो वो काम बेटर करेंगे। ठीक है। तो ये इफेक्ट ये कहते हैं होथ्रोन इफेक्ट। इसको ऑब्जर्वर इफेक्ट भी बोलते हैं। इसका मतलब है पीपल विल एक्ट डिफरेंटली जब उन्हें पता होगा कि कोई उन्हें ऑब्जर्व कर रहा है। ये जो होथ्रोन इफेक्ट है ये किसने दिया है, हेनरी ए लैंसबर्गर ने दिया है, 1950s में दिया है। इसने कहा है कि पीपल टेंड टू वर्क हार्डर एंड परफॉर्म बेटर व्हेन दे आर बीइंग ऑब्जर्व। तो जब उन्हें कोई ऑब्जर्व करेगा दे आर टेंड टू वर्क हार्डर एंड बेटर। तो अभी इसका नाम होथ्रोन इफेक्ट क्यों आया, ये क्वेश्चन अराइज होता है हमारे माइंड में। तो कहते हैं बहुत सारे सोशल एक्सपेरिमेंट्स हुए थे वेस्टर्न इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में, हॉथ्रोन चिकागो में 1920s और 1930s में। इसके कारण प्लेस के कारण इसका इफेक्ट का नाम पड़ा हॉथ्रोन इफेक्ट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन। 3 डायमेंशनल थ्योरी ऑफ एट्रीब्यूशन ये साइंटिस्ट ने दी थी, ये साइंटिस्ट का नेम है बर्नार्ड वीनियर। बर्नार्ड वीनियर। तो इसलिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि 3 डायमेंशनल थ्योरी को और कौन सी थ्योरी कहते हैं, वीनियर्स एट्रीब्यूशन थ्योरी। और इसको 3D थ्योरी भी कहते हैं क्योंकि इसमें बेसिकली 3 डायमेंशंस को कंसीडर किया गया है। वो 3 डायमेंशंस कौन कौन से हैं, एक तो है लॉकस ऑफ कैजुअलिटी, एक है स्टेबिलिटी एंड लास्ट है कंट्रोलेबिलिटी। और जो ये वाला है ना लोकस ऑफ कैजुअलिटी, ये इंटरनल भी हो सकता है एक्सटर्नल भी हो सकता है। और जो स्टेबिलिटी है दैट कुड बी स्टेबल एंड अनस्टेबल। और जो कंट्रोलेबिलिटी है दैट कुड बी कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल। तो इसमें बेसिकली हमने क्या एजम्पशंस लेके चलनी है। एजम्पशन क्या है कि लोग चाहते हैं, लोग पीपल वांट टू फील गुड अबाउट देम, पीपल वांट टू फील गुड अबाउट देम, तो वो सारा कुछ अच्छा अच्छा ही करना चाहते हैं। इसमें बेसिकली 3 डायमेंशन है, लोकस ऑफ कंट्रोल, स्टेबिलिटी एंड लास्ट वन इज कंट्रोलेबिलिटी। तो इसमें हम बहुत सारे फर्दर की एट्रीब्यूशंस लेके चलेंगे। वो की एट्रीब्यूशन हम इस डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। देखो सबसे पहले है एबिलिटी। एबिलिटी आपको पता है कोई भी काम करने की आपकी एबिलिटी कितनी है, वो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए वो अनकंट्रोलेबल में जाएगा। और वो स्टेबल है एबिलिटी तो वो स्टेबल में जाएगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है एफर्ट। जो एफर्ट है, एफर्ट कंट्रोलेबल है। आपका जो एफर्ट है कोई भी काम करने का, आप उस एफर्ट को कंट्रोल कर सकते हो। बट जो एफर्ट है दैट इज अनस्टेबल क्योंकि वो डायरेक्टली आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब जो टास्क डिफिकल्टी है, कोई भी टास्क कितना टफ है, वो स्टेबल होगी वो चीज, पर वो एक्सटर्नल होगी। ठीक है। उसके बाद अनकंट्रोलेबल होगी क्योंकि टास्क आप चेंज नहीं कर सकते। और लास्ट है लक। लक अनस्टेबल भी है और अनकंट्रोलेबल भी है। हमें इसमें 3 डायमेंशन से पढ़ना है, इंटरनल, एक्सटर्नल, स्टेबल, अनस्टेबल, कंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल। तो सबसे पहले इसमें हमें ये याद रखना है कि सिर्फ जो हमारा एफर्ट है, जितना हम एफर्ट कर सकते हैं किसी भी काम को करने के लिए, सिर्फ वही कंट्रोलेबल है। उसके अलावा जो एबिलिटी है, टास्क डिफिकल्टी है और लक है, ये सारी चीजें अनकंट्रोलेबल है। ठीक है। और जो एबिलिटी और टास्क डिफिकल्टी है ये दोनों चीजें स्टेबल है, लक और एफर्ट अनस्टेबल है। उसके बाद इंटरनल, जो हमारे इंटरनली हमारे ऊपर डिपेंड करता है, वो क्या है, हमारी एबिलिटी और हमारा एफर्ट। और एक्सटर्नल जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे आउटसाइड द कंट्रोल है, मतलब एक्सटर्नल मतलब जो बिल्कुल ही एक्सटर्नल है, वो दैट इज टास्क डिफिकल्टी एंड लक। तो हमें ये डायग्राम माइंड में होनी चाहिए ताकि जब डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए हम इसको प्रॉपर्ली मेंशन कर सके। तो बेसिकली ये 4 एट्रीब्यूट्स, हम 4 की फैक्टर्स पढ़ते हैं, वो क्या है, एबिलिटी, एफर्ट, टास्क डिफिकल्टी एंड लक। लास्ट थ्योरी है हमारी मोटिवेशन की, एग्रीज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये किसने दी थी, क्रिस एग्रीज ने दी थी। और इसको इमेच्योरिटी थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है।
तो इसमें क्या है कि कोई भी पर्सन है वो कौन से बेसिकली 7 चेंजेस करेगा जब वो अपनी आंख को मूव करेगा फ्रॉम इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी ओवर द इयर्स। तो 7 बेसिक चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द पर्सनैलिटी ऑफ अ इंडिविजुअल फ्रॉम मूविंग फ्रॉम इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी। तो अगर कोई भी पर्सन पैसिव है, जब वो मैच्योरिटी के टूवर्ड्स मूव होगा वो एक्टिव हो जाएगा। डिपेंडेंस टू इंडिपेंडेंस, बिहेव इन फ्यू वेज एंड देन रिजल्टेंट क्या होगा, कैपेबल ऑफ बिहेविंग इन मैनी वेज। शैलो इंटरेस्ट होंगे, इसमें डीप इंटरेस्ट हो जाएंगे। शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव लेके चलेगा, जब वो इमेच्योर होगा देन लॉन्ग टर्म में वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव कंसीडर करने लगेगा। सबऑर्डिनेट पोजीशन में होगा, सुपर ऑर्डिनेट पोजीशन पर होगा। लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, अवेयरनेस होगी खुद की, कितना लर्न करने की नीड नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि एग्रीज थ्योरी ऑफ मोटिवेशन क्रिस एग्रीज ने दी है और ये मेच्योरिटी इमेच्योरिटी थ्योरी के नाम से भी जानी जाती है। और 7 बेसिक चेंजेस, 7 है ना, तो आपको नंबर क्लियर होना चाहिए कि 7 बेसिक चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द पर्सनैलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल, वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है 3 एटीट्यूड्स होते हैं उस टाइम पे किसी भी पर्सन के पास, या तो उस सिचुएशन से भाग जाए, एस्केप, या लड़े, या फिर अडाप्ट कर ले, जो भी है जैसा भी है। तो 3 एटीट्यूड्स, एस्केप, फाइट और अडाप्टेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोराल। मोराल को स्पिरिट दी कॉर्प्स के नाम से भी जानते हैं। मोराल इज ऑल्सो नोन एज स्पिरिट दी कॉर्प्स। तो मोराल का मतलब क्या होता है, मोराल इज द कैपेसिटी ऑफ अ ग्रुप ऑफ पर्सन टू पुल टुगेदर परसिस्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली इन परस्यूट ऑफ अ कॉमन पर्पस। तो कैपेसिटी ऑफ ग्रुप है, मोराल क्या है, कैपेसिटी ऑफ ग्रुप है टू पुल टुगेदर परसिस्टेंटली एंड कंसिस्टेंटली इन द परस्यूट ऑफ कॉमन पर्पस। तो जो मोराल है दैट कुड बी हाई मोराल एंड लो मोरल। ठीक है, अगर टीम वर्क है, प्रॉपर कमिटमेंट है, जील है, एंथुसियाज्म है, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है, दीज ऑल थिंग्स डिनोट हाई मोरल। और ऑन द अदर हैंड अगर एब्सेंटिज्म है, अपैथी है, लेथार्जी, टर्नओवर, डिससैटिस्फैक्शन, कन्फ्लिक्ट्स, इनका मतलब है लो मोरल है। ठीक है, तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो मोरल को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हो, आपका किस टाइप का वर्क है, क्या आप अपनी जॉब से सेटिस्फाइड हो, कितना लेवल ऑफ सुपरविजन है, आपका रिवॉर्ड सिस्टम के प्रति क्या परसेप्शन है, और आप ऑफ द जॉब कौन सी एक्टिविटीज करते हो, ये सारी चीजें डिटरमाइन करेंगी आपका मोरल। तो बेसिकली अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें, मोरल का क्या है, एक ग्रुप कंसेप्ट है, मतलब लोग कैसे आपस में मोरल, हाई मोरल के साथ काम करते हैं। तो अभी वही पढ़ने जा रहे हैं हम, डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड मोरल। तो जो मोटिवेशन है दैट इज अ इंडिविजुअल कंसेप्ट, और जो मोरल है दैट इज अ ग्रुप कंसेप्ट। तो मोटिवेशन में तो इंटरनल साइकोलॉजिकल ड्राइव ऑफ एन इंडिविजुअल होता है, और मोरल में ग्रुप सिनेरियो की हम बात करते हैं। तो अगर किसी ग्रुप का हाई मोरल है, दैट डज नॉट इंश्योर कि जितने भी इंप्लॉयज हैं वो सारे ग्रेटली हाईली मोटिवेटेड हैं। हाई मोरल डज नॉट एसेंशियली रिजल्ट इन द मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। ठीक है, अभी हम पर्सनालिटी के बारे में छोटा सा एक टॉपिक कर लेते हैं। जो पर्सनालिटी है ना, किसी भी पर्सन की पर्सनालिटी उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स पर डिपेंड करती है। इसको हम पढ़ेंगे ओशन मॉडल के थ्रू। और पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स जो कि वो अपने एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस से सीखता है, उन सब चीजों पे डिपेंड करती है। ओशन मॉडल हमें क्या कहता है, कोई भी मतलब 5 तरह के बेसिकली पर्सनालिटी ट्रेट्स हो सकते हैं। ओपननेस, कॉन्शियसनेस, एक्स्ट्रावर्जन, मतलब कोई भी पर्सन कितना ज्यादा एक्स्ट्रावर्ट है, सोशेबल है या आउटगोइंग है, एग्रीएबलनेस एंड न्यूरोटिज्म। ठीक है, या फिर कोई एक्सटर्नल एक्सपीरियंसेस हैं जिसकी वजह से आपको लोकस ऑफ कंट्रोल, सेल्फ एस्टीम या सेल्फ मॉनिटरिंग, इन चीजों पे इफेक्ट डालता है। अभी हमारा लास्ट टॉपिक है इंसेंटिव्स। इंसेंटिव मतलब कोई भी वेजेस के एडिशन में आपको जो भी मिलता है उसको हम बोलते हैं इंसेंटिव्स। मतलब समथिंग विच आर गिवन इन एडिशन टू द वेजेस इज नोन एज इंसेंटिव्स। तो जो इंसेंटिव्स हैं वो बेसिकली मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी हो सकते हैं। मॉनेटरी मतलब मनी की फॉर्म में, ठीक है, जैसे आपको सैलरी मिल रही है, एडिशनल बोनस मिल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग मिल रही है, को पार्टनरशिप होगी, या फिर जैसे आपको स्पॉन्सर्ड वेकेशन सारी मिल रही है, ये सब क्या है, मॉनेटरी इंसेंटिव्स है। नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स क्या हो गए, जो आपकी जैसे सोशल गैदरिंग्स, ट्रेनिंग्स, चैलेंजिंग वर्क, जॉब रोटेशन, प्रेज, रिकॉग्निशन, प्रमोशनल अपॉर्चुनिटीज, इंक्रीज्ड ऑटोनॉमी, ये सारी क्या है, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स हैं। अब कहते हैं फॉर एग्जांपल, आपको एग्जांपल देती हूँ, जो नारायण मूर्ति जी थे इन्फोसिस के चेयरमैन के तौर पर रिटर्न हो गए थे 2013 में, और वो सिर्फ एनुअल कंपनसेशन 1 रुपीज की लेते थे, क्योंकि उनके लिए मॉनेटरी इंसेंटिव इतने जरूरी नहीं थे। उनके लिए जो ज्यादा मैटर करता था वो और बाकी चीजें थी, उनके लिए ज्यादा मैटर नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स करते थे उस टाइम पे।
ठीक है। अब बहुत सारे ऑब्वियसली अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, एक मैंने आपको छोटा सा आइडिया दिया है, लिमिटेशंस ऑफ मनी एज अ मोटिवेटर। जरूरी तो नहीं हर एक पर्सन को जो मनी है काम करने के लिए वो मोटिवेट करेगी, तो इसमें आप ये 3 पॉइंट्स भी समझा के आ सकते हो। जैसे कहते हैं मैस्लो है, मैस्लो ने हायरार्की दी है, तो जो मनी है वो हाई लेवल नीड्स कौन सी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और स्कीम नीड्स को सेटिस्फाई नहीं करेगी। जो बेसिक नीचे वाली 3 नीड्स है मतलब उनको सेटिस्फाई कर सकती है मनी, बट जो हाई लेवल नीड्स है उनको मनी सेटिस्फाई नहीं कर सकती। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि जरूरी नहीं है मनी मोटिवेटर हो। हम लिमिटेशंस कर रहे हैं ना मनी एज अ मोटिवेटर, तो एक ये पॉइंट मेंशन कर सकते हो। उसके बाद हर्ट्जबर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी से उसने बोला था कि जो मनी है दैट इज अ हाइजीन फैक्टर, तो आप ये भी बता सकते हो कि जो मनी है वो हाइजीन फैक्टर है, इस वजह से ये भी एक तरह से लिमिटेशन है मनी की। और ऑब्वियसली एडम ने अपने बताया था थ्योरी में, प्रोसेस थ्योरी में, कि इक्विटी होनी चाहिए बाकियों के कंपैरेटिवली, तो मनी सिर्फ तभी आपको मोटिवेट कर सकती है जब आप इक्विटी पर हो एडम थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो हमारा मोटिवेशन कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे हमारा लीडरशिप टॉपिक। ठीक है।